नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम महारा विधायक महरी चौपाल। अब मैं अक्सर ये कहता हूं कि एक बार हम वोट देते हैं 5 साल में, विधानसभा के लिए भी देते हैं, फिर 5 साल के लिए हम लोकसभा के लिए भी, सरपंची सबके लिए देते हैं। अमूमन हम वोट देकर के सो जाते हैं, लेकिन अगर अपने इलाके का डेवलपमेंट आप चाहते हैं और लोकतंत्र को सही मायने में सफल होते हुए देखना चाहते हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार सवाल कीजिए। हम उन्हें वोट देकर के जिताते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एक सेवक चुनते हैं, हम किसी को राजा नहीं बनाते। इसीलिए जनता टीवी में हमने ये सोचा कि जब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अगले चुनाव में विधानसभा के संदर्भ में 4 साल से कम का वक्त रह गया है, तो तमाम जनप्रतिनिधियों से और खास करके इस सीरीज में विधायकों से सवाल जवाब किया जाए। अब हम पहुंच गए हैं बरवाला। अब यहाँ से जो चुने गए हैं विधायक रणवीर गंगवा साहब, सरकार में मंत्री भी हैं, इम्पॉर्टेंट महकमे भी हैं उनके पास। मित्रवत में उनको पिछले चुनाव के पहले कह रहा था कि भाई साहब, जिनके आगे डिप्टी लग जाता है उनका बेड़ा गर्क हो जाता है अगले चुनाव में। तो कई लोगों ने कहा कि देखिए ये तो जीत गए। हमने कहा कि वो ग्रह कट गया था ना, नलवा से ट्रांसफ़र हो गए बरवाला, वो वहीं ग्रह कट गया जो बिल्ली का रास्ता काटने वाला हिसाब किताब रहता है। अगर कहीं नलवा ही रहते तो कहीं डिप्टी वाला वही फार्मूला इन पे भी न कहीं लागू हो जाता। बहरहाल, तो आज बरवाला में हम हैं और इस चौपाल में यहाँ के विधायक और जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी प्रोफाइल देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं बरवाला हलके से मारा विधायक रणबीर सिंह गंगवा। 2024 विधानसभा चुनाव में रणबीर सिंह गंगवा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 27,000 वोटों से हराया था। रणबीर सिंह गंगवा हरियाणा सरकार में लोक निर्माण, अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य मंत्री हैं। रणबीर सिंह गंगवा 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले रणबीर सिंह गंगवा आईएनएलडी में थे। रणबीर सिंह गंगवा 2010 से 2014 तक आईएनएलडी से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 2014 में रणबीर सिंह गंगवा ने नलवा से आईएनएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 2019 में भी रणबीर सिंह गंगवा ने नलवा से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोबारा विधायक बने। लेकिन 2024 में बीजेपी ने रणबीर सिंह गंगवा को नलवा से टिकट ना देकर बरवाला से चुनावी मैदान में उतारा और इस बार भी जीत हासिल करके रणबीर सिंह गंगवा लगातार तीसरी बार विधायक बने। आज मारा विधायक मारी चौपाल में बरवाला के विधायक रणबीर सिंह गंगवा से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बरवाला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणबीर सिंह गंगवा का। तो बहुत बहुत स्वागत है गंगवा साहब। धन्यवाद रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बरवाला में पहुंचे हैं। वो डिप्टी वाली एक इतिहास है, तो आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। तो मैं एक मित्र से जिक्र कर रहा था, हमने कहा कि हरियाणा में जिनके आगे डिप्टी लग जाए, वो स्पीकर हों, मुख्यमंत्री हों, है ना, पिछले वाले डिप्टी मुख्यमंत्री का हश्र देख रहे हैं, उनका भी, उनकी पार्टी का भी। हमने कहा देखो, गंगवा साहब ने वो तोड़ दिया रिकॉर्ड। तो एक ने मुझे कहा कि गंगवा साहब होशियार हैं, और जब जैसे बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो नलवा से ट्रांसफ़र हो गए बरवाला और उन्होंने वहीं ग्रह
काट दिया। अगर नलवा रहते तो फिर वही डीपीटी वाला फॉर्मूला हो जाता। जी रंजन जी, आपने, मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर आपके स्टूडियो के अंदर ही मैं था जी। और वहाँ भी आपने ये सवाल किया था और मैंने कहा था कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग जिसको चाहते हैं वही चुन करके आते हैं और ये रास्ता काटने वाली बात नहीं, बल्कि इस बार मुझे डबल जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने दी और मुझे ये कहा कि आपको दो जिम्मेवारी आपकी है कि एक तो बरवाड़ा के अंदर पहले कभी कमल खिला नहीं, तो कमल खिला, वहाँ साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ जाकर के वहाँ कमल खिलाना है। और मैं धन्यवाद करूँगा कि आज जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कमल खिलाने का काम यहाँ पे किया है। वहीं दूसरी जिम्मेदारी भी मुझे दी थी कि साथ में जो नड़वा से जो कमल खिला हुआ है वो बरकरार रखना है। मैं नड़वा हल्के के मतदाताओं का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी बात को मानते हुए वहाँ भी कमल को बरकरार रखने का काम किया। और बहुत ही धन्यवाद करूँगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का जिन्होंने बड़े अंतर से यहाँ से मुझे जिता करके यहाँ कमल खिलाने का काम जो किया है और आपकी बात को झूठा करने का काम भी इन लोगों ने किया है। जो आपने कहा था ना, वो आपने रास्ता काटा, नलवा से बरवाला आ गए। आपका जो अंधविश्वास है उसको दूर करने का काम। मेरा अंधविश्वास काहे को, हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। नहीं, मैंने कहा था, शायद आपको अगर ध्यान होगा तो हाँ। मैंने उस टाइम ये कहा था, आपने कहा था कि जो नड़वा है वहाँ आप कुलदीप बिश्नोई भी जी आगे हैं, आपका दिल धक धक तो नहीं कर रहा है, कोई वो सीट मांग तो रहे ये थे। जो आपने कहा कि नलवा में भी मतलब दोहरी जिम्मेवारी थी, और तो नलवा वाले विधायक जी मानते हैं ना कि आपका सहयोग रहा। मैंने तो कई दफा इधर उधर देखा सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं कि कहाँ किसका सहयोग, ये तो नलवा हमारा था, चला गया था, वापस आ गया। देखो, मुझे यूं कि यूं याद है, आज जब आपने पूछा मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा था कि नलवा 2009 के अंदर नई सीट बनी थी और 2009 में क्योंकि मुझे एकदम से कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, उस टाइम भी चौधरी भजनलाल जी की वाइफ जसमा जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा था। उसके बाद में जो डिप्टी सीएम भी रहे और चौधरी भजनलाल जी के बेटे चंद्रमोहन जी ने चुनाव लड़ा था, मेरे सामने चुनाव लड़ा था, प्रोफेसर संपत सिंह ने चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से जीता था। और अगला चुनाव भी उन्होंने अपने ही परिवार के मेंबर की तरह से, अभी जो रणधीर जी हैं, उनको लड़वाने का काम किया था, फिर भी मैं जीता था। लेकिन वहाँ से अगर अब जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के हिसाब से और हमारे सहयोग से वहाँ से जीते, वो तो क्लियर है। तो मतलब ये रणधीर जी को समझाइए ना, रणवीर जी, समझाने के देखिए, समझाइए उनको कि 2009 भी देखो, 2014 भी देखो, ये आप पहले भी कह चुके हैं। लेकिन अब जो जीत जाता है, कुर्सी पे आता है, उसको लगता है कि वो खुद से है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इस कभी भी बहम में नहीं रहता कि मैं यूँ कह दूँ कि मैं यहाँ पे आ गया 27,000 वोटों से जीत गया। मेरी जीत कराने वाले हमारे यहाँ के वर्कर हैं, यहाँ के साथी हैं, सब ने मिल करके जिताने का काम किया। किसी को अगर ये बहम हो जाए जिस दिन भी कि हाँ ये तो मेरे ही कारण सब कुछ चल रहा है, मैं कहूँगा प्रजातंत्र में उसकी गलती है। का भी बहम तो दूर करना चाहिए ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहम है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तो कई दफ़ा इधर उधर सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, तो हमने कहा कि जब मिलेंगे चौपाल में गंगवा साहब तो मैं पूछ लूँगा। आपको तो पता है कि मेरा तो खुला खुल फर्रुखाबादी जो रहता है सब पूछ लेता हूँ। मैं भी बड़ा खुला और स्पष्ट बोलता हूँ, कोई भी आपने देखा है। चंडीगढ़ तो अब आपको, चंडीगढ़ में आप मंत्री भी हैं, तो मैंने कहा कि ज़रा बरवाला लाने के पहले आपको ज़रा इलाके में घुमाते हुए लाऊं, चंडीगढ़ टू सिरसा और सिरसा टू बरवाला, और जैसे ही सिरसा में बोलूँगा तो आपको विधानसभा याद आ जाएगा। ज़रा एक बार, मतलब बेटे समान ही होंगे आपके, है ना, ज़रा एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा से निकलने के बाद सिरसा जब पहुँचे तो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनाइए। गोकुल सेठिया है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का जो है वो रहा है, और अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन जिस मंत्री की शब्दावली इस प्रकार की रही हो, जो वर्ड्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ किए, मैं तो उनकी पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व को ये बात कहना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार के आपके मंत्री हैं जिनको बोलने तक की अकल नहीं है? इस प्रकार के लोग आपकी सरकार में मंत्री बने हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, जो इतनी गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें, क्या उनका मेरे से कंपैरिजन है? आप अपना ओहदा देखें। तो ये लोग क्या उनकी पार्टी की शोभा और शान बढ़ा रहे हैं या दुर्गति करने पे लगे हुए हैं? ये वही गोकुल ऐसा सेठी है, है रंजन जिनसे जी। आपकी मोहब्बत भरी वार्तालाप विधानसभा सदन के अंदर। ऐसा है रंजन जी, मेरी तो सबसे मोहब्बत भरी होती है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसका जैसे संस्कार होंगे, जिस तरीके की जिसकी सोच होगी, वो इसी तरीके के बोलेंगे। मुझे इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और कांग्रेस के लोग तो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन पे है, तो उसका तो मैं क्या उन पे बोलना, मुझे क्या उस पर टिप्पणी करनी। तो ये वाले कांग्रेसी जो है सिरसा वाले, ये तो आपकी सरकार का, मुख्यमंत्री का जय जयकार भी कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा ना कि कभी बार आदमी के फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, परेशानी सदन हो में जाती आपने है। एक शब्द यूज किया कि लक्षण इनके देख लीजिए। हाँ तो देखे ना, देखे नहीं अभी, मैंने तो गलत नहीं कहा। लक्षण का मतलब जो है हर किसी के होते हैं। अभी लक्षण का मतलब कोई हमारा कोई गलत शब्द नहीं होता। लक्षण का मतलब ये है कि हम किसी को अच्छा कहते हैं तो भी ये देखो इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं, हाँ। और कोई अगर जे फ्रस्ट्रेशन में है कोई और है, उसके भी लक्षण होते हैं। हाँ, जैसे कई बार लक्षण बोल करके कुलक्षण बताना चाहते हैं ना हम। कहते तो लक्षण है, लेकिन सामने वाले को बोलते हैं कि देखो कैसे कुलक्षण वाले तुम मैंने हो। तो लक्षण ही बोला ना। हाँ मत कहा, लेकिन जिस बताओ अंदाज में गलत कहा, क्या? गलत उसका क्या है इसमें? मतलब कुलक्षण ही होता है। अब मतलब कोई क्या निकाले, और अरे आपने प्रदेश की भी जनता कुलक्षण ही निकाले। मतलब निकाल करके लक्षण बोला था। या आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम बरवाला आ जाते हैं। अब बरवाला में हमारी टीम लगातार घूम रही थी और कई सारे बरवाला, चूंकि ये महारा विधायक माहरी चौपाल है तो हम बरवाला की बात ज़्यादा करेंगे। नगर परिषद क्षेत्र, बरवाला नगर परिषद क्षेत्र का लगभग 33% हिस्सा आज भी अनअप्रूव्ड है। और जब हमारी टीम यहाँ घूम रही थी तो सबसे बड़ा मसला ये अनअप्रूव्ड या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, ये जो कॉलोनियाँ कट जाती हैं उसकी वजह से, मतलब 1/3 हिस्सा बरवाला का। और अगर वो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड होंगी, अनऑथराइज्ड होंगी, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जब तक वो रेगुलराइज ना हो जाएं तो सरकार उसमें पैसा, बहुत सारी पाबंदियां हैं जिसमें आप नहीं लगा सकते हैं। इसके पहले कि आप जवाब दें, जेजेपी के एक नेता हैं धीरज जाट, वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जरा सुनाइए। बरवाड़ा में ना 2 महकमे ऐसे हैं, एक तो पब्लिक हेल्थ, एक नगर पालिका। लोगों ने इन्हीं महकमे से ज़्यादा काम होता है। और दनुआ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा। आज देखो कॉलोनियाँ कट रही है, कॉलोनियाँ जब कट रही है ना खेतों में, ओड़ा अभी तक ये खड़ी है, ज्वार, मक्की, जीरी, उनको अप्रूव करा दिया। अप्रूव करा कर उनके टेंडर कर दिया, सड़क बनेगी। बरवाड़ा के जो 1700 3 पीढ़ियाँ रहने लग रही, 3 पीढ़ी टप गई, वह वार्ड है अनअप्रूव्ड है, वो तो अनअप्रूव्ड है। और लोग बेचारे, वो जो कॉलोनियाँ बरवाड़ा में एक टेंडर और चल रहा है, जो कॉलोनी कटा ना उसमें गंगवा का सीर है मंत्री, ये प्लाट में गंगवा की कोठी बनेगी। अब प्लाट उड़ाए, उन्हें किले खड़े हैं, जीरी खड़ी है, वह तो अप्रूव्ड है। उनमें सीवर दबे रहा, बिजली का भी दबेगी, सरकार दबेगी। तो ये आपने सुन लिया, जवाब आप दे दीजिए पहले। देखिए रंजन जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट भी करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी जो आपने कहा कि जो धीरा की बात आपने कही, और इसने जो कही कि भाई गंगवा का सीर है, अप्रूव्ड करवा ली, ये तो मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ विधायक बनने से पहले के अप्रूव्ड है वो। और वो तो ठीक है, अब कोई जितने मुँह इतनी बात कोई कुछ भी वो तो कहे। ठीक है ना, ऑपोजिशन वाले लोग हैं, हाँ। उनकी विशेष मोहब्बत रहती हाँ, है। हाँ। तो उस मोहब्बत को भी सर आँख पे रखते हाँ हैं। बिल्कुल सरांखों जी। पे है। और दूसरा जो है इसके अंदर, बरवाड़ा के अंदर, जैसे मैं चुनाव में आया, मैं चुनाव के अंदर घूमा भी, गली गली गया, घरों के अंदर गया,
तो देखा कि बहुत बुरा हाल बरवाड़ा का, खासकर जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर भी था। क्योंकि पहले कभी ये जब पंचायत होती थी आज से 50 साल पहले, तब पंचायत के अंदर जो मकान बन गए थे, क्योंकि वो जो लाल डोरे के अंदर थे या और जो चीज़ें थी वो सारी की सारी अब निगम के नाम हो गई। और निगम के नाम क्योंकि वो लोगों के नाम थी नहीं, वो इसलिए उसको अनअप्रूव्ड शो करने का काम किया। पहले तो पंचायत के टाइम पे भी, नगर पालिका के टाइम पर कई बार वो गलियाँ बन चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब प्रॉपर्टी आईडी लागू हो गई और सारी चीज़ें एकदम से पिक्चर क्लियर हो गई, तो अब वो जब नाम थी नहीं तो उनको लोगों के नाम हो नहीं सकती थी। वो बात मैंने कैबिनेट में रखी और मैं समझता हूँ कि इसी बजट सेशन में, अभी जो फरवरी के अंदर ही आएगा, इससे पहले जो बरवाड़ा की अनअप्रूव्ड कॉलोनी जो बहुत पुरानी जो थी, जिनको मालिकाना हक अब तक नहीं मिल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कैबिनेट में मेरी बात हो गई और प्रोसेस के अंदर है। मैं समझता हूँ कि अब ये वो अप्रूव्ड भी हो जाएगी और लोगों को मालिकाना हक भी हम देने का काम करेंगे। बरवाड़ा की जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी जिसको आप कह रहे हैं, उसको मालिकाना हक हम देंगे और वहाँ डेवलपमेंट के कार्यों में उसके बाद में ये जो बाधा है वो हट जाएगी और वहाँ भी डेवलपमेंट हम करवाएंगे इसके बरवाड़ा के अंदर। चूंकि जो मैंने जानकारी इकट्ठा की यहाँ बरवाला में घूम करके, 1/3 जो इलाका है बरवाला का, ऑलमोस्ट, थोड़ा कम ज्यादा बिल्कुल हो ठीक सकता कह रहे हैं है, आप, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात। तो ये अगर जो आप कह रहे हैं कि इस बजट में बहुत सारी कॉलोनियां अप्रूव हो जाएंगी, तो ये कितनी कॉलोनियां, जैसे मान लीजिए कि अगर 1/3 इलाका है अभी अनऑथराइज्ड या अनअप्रूव्ड है, तो उसमें से कितने लोगों को उसका फायदा हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, ये वो एरिया है जो मेन जो पुराना बरवाड़ा का है, बसात हुई है, आज से 50 साल पहले भी बसात थी। उस एरिया में भी क्योंकि वो पहले पंचायत के नाम था, लोगों ने मकान बना लिए और उसके बाद में ये निगम में आ गया, वो निगम की प्रॉपर्टी होगी जो पंचायत की थी वो, लेकिन लोगों के नाम नहीं था। एक तरीके से जो लालडोरे के अंदर थी वो भी अनअप्रूव्ड दिखाई हुई है। तो ये बड़ी दिक्कत और समस्या थी। या जो कब्जे हुए हैं वो जब कभी 50 साल पहले पंचायत के नाम थे तब कब्जे हुए थे, जो अब तक अप्रूव्ड हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुआ था, उसको भी हम करवा रहे हैं। इससे जो बरवाड़ा के सारे लोगों को लाभ मिलेगा। और जो आउटर कॉलोनियां जिसकी आप बात कह रहे हैं, अवैध कॉलोनियों की, वो तो ऑलरेडी दो मसला हो गया ना। हाँ, एक दो तो मसले क्या हैं कि जो पंचायत में पहले थे अब वो निगम में हो गए, तो ठीक है, उसका चलिए कागजी ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, वो तो एक लीगल प्रोसेस है। नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। में बहुत सारी कॉलोनियां कट गई पिछले 8, 10, 15 सालों में। आउटर में बहुत सारी कॉलोनियां कट गई हैं जो अभी तक सरकारी फाइल में नहीं है। देखिए, जो आउटर कॉलोनियां है जो कट चुकी है वो पास भी हो चुकी है, अप्रूव्ड भी हो गई है, लेकिन और कॉलोनियां ना कटे, इसके लिए अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। इसके लिए हमारी सरकार ने सख्ती भी की है। डीटीपी हमारा विभाग है, वो समय समय के ऊपर उसको देखता है, उसको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। और दूसरा, सरकार की एक योजना दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के लेकर के आई है, ताकि कोई भी अगर कॉलोनी कटती है, जहाँ ज़रूरत होती है, कोई कॉलोनाइजर काटता है तो वो अप्रूव्ड काटे, ताकि वो एक प्लानिंग के तहत कटे। तो इसलिए जो अब आगे जो कटेगी वो सारी की सारी दीनदयाल आवास योजना के तहत कटेगी। जो पहले कटी है उनको ऑलरेडी वो अप्रूव्ड हो चुकी है, मेरे आने से पहले ही हो चुकी है वो। लेकिन दिक्कत जो अब जो थी मेन ये थी कि बहुत सा आबादी का एरिया जिसके अंदर आज जो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते वो थी, उसको हम उस बाधा को दूर हम करने जा रहे हैं। मतलब ये उम्मीद करें कि 2-4-6 महीने के अंदर ये सारी मुश्किलें, जो इस कॉलोनियों वाली मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। आप जब अगली बार इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, चाहे आप 6 महीने में आए चाहे 1 साल में आए, तब तक आपको सारा ना 6 महीने में नहीं सर, 1-1 साल का वक्त तो देते ही है सबको। 1 साल का 2027 में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी बरवाला की धरती पर। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 2027 में जब आएंगे ये तमाम समस्याएं दूर होगी। चलिए, दूसरी एक और समस्या है। जब हमारी टीम घूम रही थी और लोगों ने बड़े गंभीरता के साथ कहा कि बरवाला में सरकारी अस्पताल हमारा क्या इलाज करेगा, इस अस्पताल को ही इलाज की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ रेफ़र किया जाता है, ये रेफ़र करने का ठिकाना बन गया है। छोटे मोटे इलाज हो सकते हैं,
कोई टेस्ट नहीं है। आपके कार्यक्रम में और आपकी चौपाल में जब हमारे विधायक जी आए तो उनसे पूछिएगा कि क्या हमारा इलाज इस अस्पताल में कभी हो पाएगा। बिल्डिंग की स्थिति कंडम है। क्या विधायक जी को, गंगवा साहब को, मंत्री जी को इस बात का इल्म है, जानकारी है इस बात की? बिल्कुल निश्चित तौर पर इल्म है। और पीछे जब बरसात आई थी तो पानी भी भर गया था उस हॉस्पिटल के अंदर, और हमें शिफ्ट भी करना पड़ा था ये सरसोद के अंदर, और वहाँ पे शिफ्ट करके इलाज वहाँ से करवाना पड़ा। और पुरानी बिल्डिंग है, हमने इसका नया एस्टीमेट बनवा दिया है और इसकी जगह पे हम नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बनाएंगे, इसका विस्तार भी करने जा रहे हैं। और इसके जो जहाँ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वहाँ गलियाँ भीड़ी है ताकि एकदम से कोई एम्बुलेंस आए, साथ से कोई, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है हॉस्पिटल के अंदर, उन गलियों को चौड़ा करने का भी प्रावधान हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एस्टिमेट बनवा दिया, मतलब ये फिजिबिलिटी तमाम तरह की जो बिल्कुल इसके अंदर, इस बजट के अंदर पास करवाएंगे। अच्छा, इस बजट के अंदर पास बिल्कुल बिल्कुल पास करवाएंगे। चलिए ठीक है। जरा एक और सज्जन है राम निवास घोड़ेला, आपके पहले इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, वो भी जरा आपसे कुछ मोहब्बत भरी दो चार बातें करना चाहते हैं, जरा उनको भी सुनिए। 11 साल की है, 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए कि बरवाड़ा के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कि वे आपकी उपलब्धि बता सके। चाहे उसमें जैसे कि हमारे समय के अंदर हमने एक स्टेडियम मंजूर कराया था, वो स्टेडियम 10% काम भी नहीं हुआ 11 साल के अंदर, और वो काम बीच में पड़ा है। इसी तरह बरवाड़ा की मॉडर्न मंडी जो कि थाने के सामने थी, बहुत बड़ी मॉडर्न मंडी होनी थी, परंतु वो उसकी भी 4 दीवारी हमारे समय में निकली थी, वो काम भी बीच में अधूरा है। और बात रही कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट तो हमने उपमंडल बना दिया तो कोर्ट बन गई, अगर उपमंडल नहीं बनता तो कोर्ट कैसे बनती? कोर्ट में भी उन्होंने देरी करी कि 11 साल लगा दिए इन्होंने कोर्ट बनाने में। और इस तरह कॉलेज की बात है, जैसे कि हमारे समय में कॉलेज बना, परंतु वो लड़कों का कॉलेज है, अगर लड़कियों का कॉलेज ये बना देते तो इनकी उपलब्धि थी। तो इसी तरह मेरे हिसाब से मानना है कि 11.5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने कि वे अपना काम गिना सके। किसानों की बात है, मुआवजे की बात है, मुआवजा कभी दे देते हैं कभी नहीं देते, किसी को दे देते हैं किसी को नहीं देते, बस एक वाई लूटने का काम कर रहे हैं। तो 3-4 मसले। और ये जो स्टेडियम है, 2018 में मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसकी घोषणा की थी, कुछ रकम भी आई थी, लेकिन सिर्फ 4 दीवारी ही बन पाई है। और आज सुबह जब मैं वॉक पे निकला तो कुछ लोगों से, कुछ युवाओं से बातचीत हुई, उनको देखा मैंने कि ये जो रोड है, सड़क किनारे वो दौड़ रहे हैं। कहा कि स्टेडियम में तो हमारे लिए कोई सुविधा है ही नहीं, तो स्टेडियम, मंडी और कोर्ट। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के लोगों को बात आपने कही, मैंने पहले ही कहा कि ये लोग तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, और ये जो लोग हैं केवल और केवल इनको अगर कोई कहेंगे कि, अगर हम कहेंगे कि देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी बढ़िया सड़कें बन गई, तो कहेंगे हमारे टाइम में मंजूर हुई थी। अब आपने स्वयं अभी कहा कि 2018 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने इस स्टेडियम की घोषणा की, यानी सीएम अनाउंसमेंट की, ऑन रिकॉर्ड है जी। अरे ये महोदय कह रहे हैं भी आए, बाउंड्री वॉल भी हुई, ये महोदय जो कह रहे हैं, लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ी। ये महोदय ये कह रहे हैं कि हमने मंजूर किया था, जबकि 2009 के अंदर ये एमएलए बने थे, उसके बाद में तो बरवाड़ा की जनता ने मौका दिया नहीं इनको। तो 2009 में जब बने थे, 9 से 14 ये थे, तो कौन सा स्टेडियम मंजूर करा दिया था जी इन्होंने। अब जहाँ तक बात कही, माननीय मनोहर लाल जी ने इसको मंजूर कराया था, और कुछ मामला लिटिगेशन में चला गया था, इसलिए रुक गया था। उस बाधा को हमने दूर कर लिया है। इसका नया टेंडर हम अभी लगा रहे हैं, आजकल में इसका नया टेंडर लग जाएगा, वो सारी बाधाएं दूर होगी है। और क्योंकि ये 2018 में अब में रेट में काफ़ी अंतर आ गया है, आज में 42 लाख रुपए अभी इसके हैं, उसका तो टेंडर अभी लगा रहे हैं हम। और जो काम इसके अंदर है, चाहे इसमें 1 करोड़ लगो चाहे 2 करोड़ लगो, जितने मर्जी पैसे लगो, जो भी इसके लगेगा, इसको बहुत बढ़िया स्टेडियम हम इसको बनाएंगे। और मैंने अधिकारियों को कह दिया, आज सुबह भी मेरी बात कमिश्नर से हुई है कि इसका शानदार जो चीज़ें हैं
उसको ऐड करके इसका एस्टिमेट बनाए। निश्चित रूप से हम बढ़िया स्टेडियम जब अगली बार आएंगे तो वॉक पे दिखाने के लिए ले चलूंगा मैं आपको। हाँ, मतलब 2027 में आ हाँ जाऊंगा हाँ मैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल दिखाने के ये लिए ले याद चलूंगा। रखिएगा कि 3027 नहीं, 2027 में ही आऊंगा। देखिए रंजन जी, मेरा वास्ता आपसे कोई आज का तो है नहीं। आपको पता है आप- कि मैं आप- पीछे पड़ता हूं तो छोड़ता भी नहीं हूं। आप एक बात बता दें कि आपने ये कहा था वो गलत निकला। आज मैं कह रहा हूं, आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि 2027 में जब आएंगे तो आपको वॉक पे मैं आपके साथ चलूंगा और दिखा के लेके आऊंगा। चलिए, एक मुझे पता चला कि और भी 2-3 बातें कही थी, उसको तो उसका भी जवाब दे दूं। हाँ, हाँ, उन्होंने दे जो दीजिए। कहा, हाँ, हाँ, एकदम। उन्होंने मॉडर्न मंडी की बात कही, कहा हमने कही थी, कहने से नहीं बढ़ती, पैसे मंजूर करवा के धरातल पे काम करना होता है। 11.5 करोड़ रुपए मंजूर करवा के उसका टेंडर अभी मैंने करवाया है। मॉडर्न मंडी का टेंडर करवा दिया 11.5 करोड़ रुपए से। वो भी आपको दिखाऊंगा कि मॉडर्न मंडी हमने ये तैयार करा दी जब आप 27 में जब आएंगे। इसके अलावा जो मंडी में एक जो नीचे जो कच्ची थी उसके लिए 50 लाख रुपए करके, और वो भी मैंने पक्की करवाने का काम जो है मंडी का भी जो मेरे कार्यकाल में किया। मैंने आकर के देखा यहाँ पे कि मेरे से पहले भी जो रहे उन्होंने क्या किया यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जो नुमाइंदे होते हैं, हमारी सरकार 11 साल से हैं, सबका साथ सबका विकास जो भी कहते हैं उसको करते हैं, लेकिन जो नुमाइंदे चुन करके भेजती है जनता, उसकी काम होता है कि जो मेन जो दिक्कत है वो सरकार के सामने रखे उसको दूर करवाने का काम करें। मैं समझता हूं कि जो लोग ये इस टाइप की कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, वो खुद के अपने समय में विफल रहे हैं काम करवाने के अंदर। ठीक है, अब उनका नाराज होना तो चलिए समझ में आता है, कोई इस पार्टी में कोई उस पार्टी में, लेकिन सुना है कि भाभी जी भी आपसे बड़ा नाराज हो जाती हैं। अब क्यों नाराज होती हैं, जरा ये सुनिए। आदमी अगर ससुराल का ध्यान ना रखे, एक शादीशुदा आदमी है ना, तो आप बाहर चाहे कितने बड़े तुर्रम खां और तोप वाले मंत्री रहिए, घर जाते मतलब बारिश आई तो जल भराव होगा, चाहे सरकार इसकी हो चाहे उसकी हो चाहे उसकी हो, है ना। अब सुना मैंने कि आपके ससुराल में ही जल भरा हुआ, घुटने भर पानी घुस गया और भाभी जी बड़ा नाराज हो गई। बोले काहे का इतना बड़ा मंत्री जब ससुराल से पानी नहीं निकलवा पाए। देखिए रंजन जी, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो किसका घर, किसकी तो ये ससुराल, समझ लीजिए कि घर में जब प्राकृतिक आपदा आती है ना, उसका फिर बड़ा हिसाब अलग हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अब जहाँ तक आपने ससुराल की बात कही, मैं धन्यवाद करूंगा उनका भी, क्योंकि मेरा जिला परिषद से लेकर के उसमें भी मेरे वार्ड में था, ये मेरा गांव भी, मेरे साथ में मेरे ससुराल भी, और जब एमएलए के चुनाव लड़े उसमें भी था। और अब फिर वही बात आ जाएगी कि उन्होंने पहले जिनके सामने चुनाव लड़ता रहा, वो कहते थे कि हमारा गढ़ है, और वहाँ से मुझे जिताने का काम किया, तो ससुराल वजह थी एक उसमें जिताने की, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने कहा आर्यनगर का आपने जिक्र किया है, आर्यनगर में मैंने महाग्राम योजना में उसको लिया है, शहरी तर्ज के ऊपर उस गांव के अंदर हम सुविधाएं देने का काम करेंगे। पैसे उसके एस्टिमेट उसका अभी मंजूर कर दिया है, और वहाँ सीवरेज भी 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी भी जो आपको शहर के अंदर, हिसार के अंदर मिलता है, वही आर्यनगर के अंदर भी मिलेगा। हाँ, मतलब मैं तो देखिए आपका शुभ चिंतक हूँ, नहीं चाहता हूँ कि घर में ज़्यादा कलेश हो, जल्दी सीवरेज पानी वानी ठीक करवा दीजिए, अगर घर का दाना पानी ठीक रखना है अपना तो। जरा इनको भी सुनिए। बरवाड़ा की हालात आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बरवाड़ा में आज के दिन अपने 7वें-8वें महीने बारिश हुई थी, तब से इतना जल भराव है धानसू गांव में। आज भी 500-600 एकड़ में, मैं कल उस रोड से गुजरा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है 500-600 एकड़ में इतना पानी खड़े है, हजारों एकड़ बगैर बिजाई के। आपका रायपुर है, शिकारपुर है, न्याणा है, मिर्जापुर है, इन गाँवों में हजारों एकड़ में बिजाई नहीं हो रही। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि किसान भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं दिवाली के दिन आपके खाते में मुआवजा डाल दूंगा।
वो मुआवजा आज तक नहीं डाले है। ये तो कॉलोनाइजर है। कॉलोनाइजर जैसे आप रणबीर गंगवा जी हैं, ये पहले भी वही काम करता था, अब भी है वही काम कर। आपके बरवाला में आपके सामने उदाहरण है, जितने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वर्कर थे, पदाधिकारी थे, वो आज सभी रणबीर गंगवा जी के साथ लगकर कॉलोनियाँ काट रहे हैं। तो ये इनका मेलजोल दोनों का, बीजेपी कांग्रेस का मेलजोल भी ये सिद्ध करता है। और उन आदमियों को ही आज महत्व दिया हुआ है मंत्री जी ने। पहले जल भराव पे आ जाते हैं। ये कॉलोनियों पे ये जितने आपसे मोहब्बत करने वाले हीर रांझा दूसरी तरफ हैं, वो सब आपके पीछे पिल के पड़े हैं। देखिए, जो कांग्रेस वाले हैं, जेजेपी वाले हैं, उनके पास कोई तथ्य है या कोई और मुद्दे तो है नहीं, वो इसी टाइप की बात करने का काम करते हैं। जहाँ तक बात जल भराव की है, जल भराव बहुत सी जगह पे आया इस बार, उम्मीद से ज़्यादा बरसात हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा रंजन जी कि पीछे ही हमारी जो फ्लड डिपार्टमेंट की जो मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर, हमने जो धांसू के जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो राजली की बात हो, चाहे रायपुर और शिकारपुर की बात हो, वहाँ के आगे के लिए उस प्रबंधन के लिए हमने उनके एस्टीमेट बना करके उसमें दिए और उसके अंदर वो हमारी जो मीटिंग होती है वर्क्स की, उसके अंदर वो पास भी कर दिए हैं। और हम इसको आगे इसका पक्का प्रबंधन करेंगे ताकि आगे इसके अंदर कोई बाढ़ ना आए। आप चूंकि हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं और जल भराव वाली समस्या बहुत विकराल हो गई है हरियाणा में। एक कार्यक्रम मैं करता हूं, ये विधायक वाला तो करता हूं, एक करता हूं शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अभी मैं महम गया था, महम से लेके भिवानी तक हजारों एकड़ जमीन में जल भराव है। अभी आपके इस कार्यक्रम के एक दिन पहले मैं एलनाबाद के इलाके में गया सेम की समस्या को देखने के लिए। वहां हजारों एकड़ में पानी ऐसा भरा पड़ा है कि और हर साल वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब एलनाबाद वाले सिरसा वाले इलाके में गया तो झज्जर टू घग्गर में वो जाती है। अब नहरें कच्ची हैं, जमीन रेतीली है, पानी रीस कर करके अंदर चला जाता है। इस बरसात में गुड़िया खेड़ा और जो दूसरे गांव हैं, बांध टूटा, पानी आ गए, कई ढानियां डूब गई। और ऐसी भी समस्या नहीं है कि वो सलट ना सके सरकार के स्तर पर। हालत इतनी विकराल है मंत्री जी, पता नहीं आप लोगों को इस बात का इल्म है कि नहीं है कि जिनकी जमीनें अभी सिरसा के इलाके में बची हुई हैं, जिसमें जिन किसानों को डर है कि अगले 5-7 साल में यही हालत रही तो उनका भी सेम से प्रभावित हो जाएगा। वो जमीन बेच करके किसान राजस्थान की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ये इतना विकराल, आधा हरियाणा डार्क जोन में, आधा हरियाणा 6 इंच और 2 फीट नीचे पानी। देखिए रंजन जी, बिल्कुल सारी बातें इल्म में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख एकड़ ज़मीन के अंदर जो है सेम थी। और पिछले कुछ सालों के अंदर, 4-5 सालों के अंदर हमारी सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से इस पर कार्य किया और 3 लाख एकड़ ज़मीन जो है सेम मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब भी 1-1.25 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है जिसके ऊपर जो सेमग्रस्त है, और उसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर विभाग जो है वो लगातार उस पर कार्य कर रहा है और ताकि सेम से जो है वो मुक्ति दिलाई जाए, जिसके अंदर चाहे ट्यूबवेल लगाने की बात हो और दूसरे जो भी चीज़ें उस पर करनी है वो लगातार हम करने का काम करें। ये प्राकृतिक चीज़ें होती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है और उसको कहीं न कहीं कोई इन चीज़ों को दूर करने के लिए समय लगता है। और हमारी सरकार बिल्कुल इसके प्रति बहुत ही गंभीर भी है और लगातार इस पर कार्य करने का काम कर रही है। जहाँ तक बात जो सेम जो जहाँ इस बार जो पानी भर गया था, अभी वो जो सज्जन जो जेजेपी वाले कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ही बटन दबा करके 117 करोड़ रुपए किसानों के खातों में मुआवजे के डालने का काम किया है। और ये कहते नहीं कांग्रेस वाले कि हमने तो मुआवजा दिया जी, ये दिया। अभी याद है लोगों को अच्छी तरीके से किस तरीके से किसानों को 1-1.5 लाख रुपए का चेक दे करके बदा मजाक करने का काम ये लोग करते थे। और ये कहते हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर, ये रिकॉर्ड की चीज़ है रंजन जी, कि 1058 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है। और
किस तरीके से एक एक 1.5 लाख रुपए, एक एक 1.5 रुपए के चेक दे करके किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम ये लोग करते थे। हमारी सरकार ने उन्हीं 10 सालों के अंदर 15,469 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया, जो लगभग 15 गुना उनसे ज़्यादा देने का काम किया है। इनके जो हमारी सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था बनाने का काम किया है कि कोई बिचौलिया ना हो, सीधा किसान के खाते में पैसा जाए। मैं इनको याद कराना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी होते थे कांग्रेस के समय में ही, और वो कहते थे कि जब मैं 100 रुपये सेंटर से भेजता हूँ तो 15 रुपये जो है वो जाकर के गांव के अंदर पहुँचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी अगर सीधा 6,000 रुपये खाते में किसानों के डालते हैं तो सीधा किसानों के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं होता, सीधा डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं पैसे। इसी तरीके से आज 117 करोड़ रुपए जैसे ही बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डाले, सबके खाते में जाने का काम जो है वो किया, सबसे खाते में सीधा किसान के खाते में आज पैसे गए हैं। लेकिन पूरे हरियाणा की तरफ से एक निवेदन है, ये सेम वाली समस्या मैं खुद घूम कर आया हूँ महम के इलाके में, महम से लेकर भिवानी तक, और फिर अभी एलनाबाद वाले तो कम से कम 22-24 गांव हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए। ऐसे भी किसान मिले जिनके पास 40 किले ज़मीन है, लेकिन उनके पशु के लिए भी वो चारा कहाँ डालें, वो आज उनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है। बिल्कुल रंजन जी, बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके लिए हम बहुत ही गंभीरता से इस पे सरकार जो है लगी हुई भी है। और जो एलनाबाद की जिसकी आप बात कर रहे हो, कोई आज की समस्या नहीं, बहुत लंबे समय से समस्या हुआ है, और काफ़ी एरिया के अंदर वहाँ भी जो है सेम को से मुक्त कराने का काम किया, लेकिन बची हुई है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा एकड़ जमीन ऐसी है हरियाणा के अंदर। एलनाबाद में तो सर घटी नहीं है, बढ़ गई है, 95 से ये समस्या है। हाँ है, बिल्कुल है। 1955 वहाँ घटी नहीं है, हर दिन बढ़ गई है। हाँ, वहाँ के किसान हरियाणा के टेरिटरी में घट रहे हैं क्योंकि वो बेच करके राजस्थान की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ये चिंता का विषय है, सरकार इस पे गंभीरता से लगी हुई है। कई किसानों ने मुझे कहा कि हरियाणा सरकार से कहिए कि हमारी जमीन खरीद ले और उसमें कुछ वाटर पार्क, हुल्लू लुल्लू टाइप की चीज बना दे, हमें पैसा दे, हम उधर राजस्थान हिमाचल तरफ कहीं चले जाएंगे। नहीं, सरकार की तरफ से हम इतनी गंभीर समस्या है। किसानों को आश्वस्त करते हैं कि सरकार इस पे लगी हुई है, एग्रीकल्चर विभाग हमारा इस पे लगातार कार्य कर रहा है, और सेम से मुक्त करवाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। चलिए, एक और हमारे साथ सज्जन है, डॉक्टर सुभाष सैनी नाम है, वो आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा करवाना चाहते हैं। चुनाव के वक्त में सुना किसी कीचड़ में, अब तो चुनाव के वक्त में तो पता नहीं नेताओं को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। जरा सुनिए एक बार, दोबारा गए कि नहीं गए वो भी बता रहे हैं। मंत्री रणवीर गंगवा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मोहल्ले के अंदर भी आए थे, मोती लोहार वाली गली, जो एक हर चुनाव में, इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी चुनावी मुद्दा बनी थी, और उस गली को कॉलेज और स्कूल के रास्ते को जोड़ने के लिए बड़ा आंदोलन चला था, और उसी आंदोलन की अवहेलना की वजह से पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पूनिया जो है गोता खा गए थे कि बस्ती ने वन साइडेड वोटिंग रामनिवास घोडेला के पक्ष में थी। जब चुनाव में ये दिखा 12 बजे बाद घोडेला कंपटीशन में नहीं है, तो जोगी राम को बिना मांगे 6,000 वोट दे दिए थे, सुरेंद्र पूनिया 2,500 से हार गए थे। इस बार उसी बात को ध्यान में रखते हुए रणवीर गंगवा उस गली में गए थे, और ईंटों के ऊपर, दलदल के अंदर ईंटों के ऊपर से चल के गए थे, और वहां ये वादा करके गए थे, आपने जो कहा कि अधिकारियों की फौज लेके आऊंगा, पर तू 1 साल हो गए, रणवीर गंगवा उसमें नहीं पहुंचे। क्या इसके लिए मंत्री जी जो का ने झूठा वादा किया जनता को, और तू एक लॉबी है। हम उस पर विवाद नहीं करना चाहते कि उस लॉबी की छवि क्या है। उनके बीच में गिर गई और जनता से दूर हो रहे हैं। लॉबी सॉबी तो चलिए अलग कहानी है, लेकिन देखिए रंजन जी, हाँ बिल्कुल, एक एक जगह में दोबारा गया हूँ। मैं बरवाड़ा में रहता हूँ, और बरवाड़ा जब मैं मेरे घर से आता हूँ तो मेरे रास्ते में पड़ता है, बरवाड़ा के लोग भी बता देंगे। मैं आपको बता दूँ कि जो मोती लोहार वाली गली है, उस गली का तो अभी टेंडर भी हो गया, वो तब बन जाएगी। लेकिन जो आगे की जो ये बात कह रहे हैं
क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से ज़मीन नाम करवानी होती है, जो क्रॉस की बात कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त इस बात को भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रिकॉर्ड से आप में से पूछ लेना, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से कराने में। लेकिन जब आप आएंगे, आपने कहा कि मैं अगली बार फिर आपसे पूछने के लिए आऊँगा, 2027 तो जो सुभाष सैनी जी कह रहे हैं कि उसके जो वायदा करके गए थे वो पूरा नहीं हुआ, उस गली के ऊपर, उस बनी हुई गली के ऊपर पार करके जो रास्ता वो कह रहे हैं उस पर ले जाने का काम। और सुभाष सैनी जी क्या ही चाय भी पी ली उनको सुभाष सैनी जी के पास चाय भी पियेंगे और सुभाष सैनी जी को गाड़ी से उतरेंगे, सुभाष सैनी जी को साथ में लेकर के जाऊंगा। और ये बात ठीक कह रहे हैं सुभाष सैनी जी। मैंने पहले कहा कि जो बरवाड़ा है उसकी हालत बहुत खराब थी, बिल्कुल ईंटें रख रख करके मैं गया था रात को चुनाव के अंदर। अभी यहाँ हमारे वो प्रवीण जी होंगे, इनके घर पे भी गया था, इन्होंने प्रोग्राम करवाया था, वहां भी मैं ईंट रख करके गया था बिना बारिश के। मतलब तो बारिश के समय तो के लिए जो आपको अपने घर चाय पे बुलाए, पहले वो 10 20 30 ईंटें इकट्ठा कर ले ताकि वो आपके चरणों के नीचे रखता जाए। हालत ऐसी थी, दिक्कत थी लोगों को, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि वो दिक्कत क्या थी, पहले जो भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं किया। यहाँ पे ये समस्या बहुत पहले दूर हो जानी चाहिए थी। ये जो अब हम बार बार ला करके संज्ञान के अंदर ला करके कैबिनेट में पास करवाने का काम कर रहे हैं कि इसको अप्रूव्ड कराने, जो पुराना जो मोहल्ला है और जो अनअप्रूव्ड है, वो ये समस्या है, उसको हम दूर करवा रहे हैं। ठीक है। एक और जो लोगों ने बताया, बरवाला और आसपास के लोगों ने कहा कि एक बार गंगवा साहब से पुराने जलघर क्षेत्र की मतलब जो पेयजल समस्या है उसकी बात ज़रूर कीजिएगा। उनको बताइएगा कि आज तक सीधे जलघर से पानी नहीं पहुंचता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सप्लाई हो रही है और गर्मी के समय में तो पेयजल की समस्या बरवाला और आसपास के इलाकों में बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। बिल्कुल रंजन जी, मैंने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। जो इनलेट चैनल है वहाँ से जो पानी आता है उसका लेवल ठीक नहीं था। वो सारी की सारी बातें हमारे संज्ञान में, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं, वो उसको हम ठीक भी करवा रहे हैं और सीधा पानी भी इसमें आएगा। जो हमारी जो पहले जो पुराना जो वाटर वर्क्स है उसको भी हम दूसरी साइड से जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि सीधा नहर से पानी जो है आए और बरवाड़ा के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ सीवरेज की भी बड़ी भारी दिक्कत थी। सीवरेज के भी लगभग सीवरेज के और स्टॉर्म वाटर के लगभग 60 करोड़ रुपए के काम हमने पास करवा करके, और वो इन प्रोग्रेस है, चल रहे हैं काम। देखिए कोई भी काम है, मुझे 1-1.25 साल हो गया बने पहले इसको समझने में, उसके बाद में इसको उस पर काम करने में, उसका एस्टिमेट बनवाने में, टेंडर कराने में टाइम तो लगता है, ये तो आप भी मानेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो 1.25 साल के बाद आपके लगातार फिर उसमें काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उसके ऊपर लगातार हमारे काम चल रहे हैं और बहुत गति से वो काम हम कर रहे हैं। मतलब ताकि अगली बार जब हमारी मोहब्बत भरी मुलाकात हो तो ये सब जगह गुलजार होता एक हुआ दिखेगा। एक बात मैंने बरवाड़ा से लोगों से वायदा किया था चुनाव के अंदर कि मैं चाहता हूं कि बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करूं। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, अगली बार आएंगे तो आप देखेंगे कि बरवाड़ा शहर में जो 1 साल पहले गए थे अब में काफी अंतर आया है। नहीं, मतलब ये सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। नेता तो चुनाव में कह देते हैं जी हम आपका इलाका, जो अपना इलाका है वो सिंगापुर बना देंगे। किसी ने, अब मैं नाम क्या लूं, किसी ने कहा था हम पेरिस बना देंगे उस इलाके को, किसी ने कहा हम हुलुलुलु बना देंगे, है ना। बनता क्या है, फिर अगले बार आइए वही पानी, वही सीवरेज। मतलब ये तो बुनियादी चीजें हैं जो एक आम नागरिक का अधिकार है और इस पे तो मतलब अब इतने दिन के बाद अब तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस इलाके में जाइए सीवरेज, पानी, गंदा पानी, साफ पानी, यही बात करते रहिए। नहीं, मैंने कहा ना, इसके ऊपर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और स्टॉर्म वाटर की भी, क्योंकि आप बहुत जल भराव हो जाता था। आप बरवाड़ा के अंदर हो, इस बार बरसात बहुत ज़्यादा आई और किस तरीके से पहले पानी भरता था, लगातार कई दिन तक पानी नहीं निकलता था। लेकिन जिस दिन बारिश आई थी, एक दिन मैं देख रहा था कि यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कि जल भराव होता है यहाँ, बिजली का हमारा जो घर बना हुआ है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ था। लेकिन हमने उस दिन रात को भी मैं यहीं था, रात को 10 बजे हमने इसकी लाइट दोबारा शुरू करवा दी थी और आगे का हम प्रबंध ऐसा कर रहे हैं इसका कि यहाँ के कोई भी जल भराव ना हो,
पानी जैसी बरसात आए पानी यहाँ बाहर निकल जाए, चाहे वो पौंड को ठीक करवाने की बात हो, चाहे हम स्टॉर्म वाटर की अब जो आगे ड्रेन के अंदर हम डालने का काम करें, उसका हमारा टेंडर हो गया 10 करोड़ रुपए का, वो लगातार हमारा काम चल रहा है। तो इन तमाम कार्यों पे जहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत थी उस पर हमारा कार्य ऑलरेडी चल रहा है, वो हमने पास कर भी दिया। 4 साल से कम का वक्त रह गया जब आप अगली बार चुनाव में जाएंगे। हालांकि इस दरमियान हमारी और आपकी मुलाकात होती रही। हम 2027 में फिर एक बार ऐसे ही घूमेंगे कि जो आपसे बात हुई थी उसमें क्या डेवलपमेंट है। बरवाला को आपने अब 1.25 साल हो गया, आपने देख लिया, समझ लिया। अगले चुनाव तक वो 5 चीज़ें क्या होंगी आपकी प्रायोरिटी में जिनको आप चाहते हैं कि चुनाव के पहले इसको हम पूरा करके जाएं, जो आपने कल्पना की होगी पूरे बरवाला के संदर्भ में। मंत्री के तौर पे तो जो आपका स्टेट का काम है वो है, ये कार्यक्रम है महारा विधायक माहरी चौपाल। तो बरवाला के संदर्भ में वो 5 काम जो अगले चुनाव के पहले आप कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। देखिए रंजन जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने जो लोगों से चुनाव में जो वायदे किए थे, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से हम जो वायदे करते हैं चुनाव में वो पूरे करके फिर अगले चुनाव के अंदर हम लोगों से जाएं और लोग ये बोले कि हाँ हमारे काम ये जो कंप्लीट हुए हैं, आपने ये कहा था। मैंने कहा था कि बरवाड़ा को हम सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। हम आने वाले समय के अंदर चाहे पार्क की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, कम्युनिटी सेंटर का काम हमारा ऑलरेडी पहले ही चला हुआ है। और जो चाहे इसको गेट बनाने की बात हो, तीनों साइड के अंदर जो सड़कों के ऊपर से सड़कों के चौक बनाने की बात हो, हम तमाम वो कार्य करेंगे। और आने वाले समय के अंदर सौंदर्यकरण और जो जल भराव की जो दिक्कत थी, जैसे मैंने कहा सीवरेज की दिक्कत थी, पीने के पानी की दिक्कत थी, वो हम सारी की सारी समस्याओं को समाप्त करने का काम करेंगे, उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और ये 5 साल में नहीं, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 1-1.25 साल के अंदर ये जो है हम इसको कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, ताकि उस टाइम हम कह सकें कि आप जाकर के देखिए भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। इसी तरीके से चाहे गाँव के अंदर जो रूटीन की जो चीज़ें रहती है, चाहे कोई फिरनी पक्की कराने की बात है, मेरी एक और ये है कि गाँव के अंदर भी जहाँ जहाँ चौक है, जहाँ जहाँ फिरनियाँ है, उसके ऊपर मैं लाइटें लगवाने का काम करूँगा ताकि रात को कोई दिक्कत आए। सोलर लाइट हम लगाएंगे जिससे लोगों को रात को भी कोई दिक्कत ना हो, कि जो गांव के अंदर जो है एक अलग तरीके से दिखे कि हाँ हमारा जो है जगमगाता हुआ जो गांव है, और कोई फिरनी भी उनकी जो है वो पक्की होनी चाहिए ताकि आराम से लोग जाएं। यानी कि जो मूलभूत ज़रूरियात है, चाहे कहीं स्कूल की बिल्डिंग की बात है तो उसको भी हम ठीक कराने का काम करेंगे। मैं जल्दी ही हम बैबलपुर के अंदर एक ITI भी बनाने जा रहे हैं कि हम उसको ITI बना करके लोगों को जो टेक्निकल शिक्षा है, आज जो हमारे जो युवा है वो जो रोज़गार के लिए क्योंकि कोई ITI कर लेता है तो कहीं भी उसको रोज़गार मिल जाता है। जो करना चाहता है उसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत जगह है, वो आराम से जा करके वहाँ रोज़गार कर सकता है। तो हम यहाँ भी एक वो भी खुलवाने का काम जो है जल्दी हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा जो पीछे खरड़ गांव है, वहाँ एक बड़ा हम कुश्ती हाल जो है वो भी बनाने का काम कर रहे हैं, उसका भी हम टेंडर करवा रहे हैं। यानी जो जहाँ जहाँ से जो डिमांड जो लोगों के है, जो हमने जो वायदे किए हुए हैं उनको हम पूरा कराने का काम अगले आने वाले समय के अंदर करेंगे, ताकि लोग ये कहे कि हाँ हमसे जो वायदे किए थे वो पूरे हुए। इसके अलावा एक और दिक्कत हमारे हरियाणा के अंदर आई है, खासकर जो उसमें बरवाड़ा एरिया भी शामिल है, जो हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा, कई जगह पे जहाँ हमारे वाटर टैंक बने हुए हैं वहाँ से पानी जो है ऊपर आ गया है। और ऊपर आने से जो हमारे, क्योंकि जब टैंक बनाए गए थे किसी टाइम में, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले, उस समय पे पानी गहरा था। अब ऊपर आने से वो पानी नीचे का और ऊपर का मिक्स हो गया, जिससे पीने के पानी की दिक्कत कई जगह पे आई है। उसका हम अभी हमने बात करी, इस बात का फैसला भी लिया है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की समस्या है उनको हम RCC के नीचे जो वाटर टैंक है उसकी जो तली है वो बनाने का काम करेंगे, फर्श, ताकि नीचे का पानी उसके अंदर मिक्स ना हो, आराम एक अच्छा पानी लोगों को मुहैया करा सके। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो हम देने का काम लोगों को करेंगे। हम गाँव के अंदर भी जहाँ जहाँ अभी जो कोई 16-17 घंटे की लाइट है, कुछ गांव है वहाँ भी 24 घंटे लाइट करवाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को
कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज लाइट जो है बहुत ज़रूरी है और 24 घंटे लोगों को चाहिए। डिजिटल जो है आज का काम है, आपको पता है ये युग है, तो हम वो भी देने का काम करेंगे। पानी, बिजली, पक्की गलियाँ, सड़कें, अच्छे स्कूल, इस तमाम व्यवस्थाएं हम कराने का काम करेंगे। और शहर के अंदर चाहे वो मिलगेट का क्षेत्र है, उसके अंदर भी काफ़ी जो बरवाड़ा हल्का के अंदर आता है, वहाँ भी जल भराव की और भी काफ़ी दिक्कत थी, उसके भी हमने टेंडर करा दिए। वो पूरे होने के बाद में वहाँ भी जो जल भराव की और पीने के पानी की कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ सौंदर्यकरण की बात है, चाहे मिलगेट क्षेत्र की बात है, चाहे यहाँ की बात है, जो पार्क की बात है, वो हम तमाम उसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे ताकि एक अच्छा सुंदर एरिया हमें जो है वो दिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल, पता नहीं वो महकमा आपसे जुड़ा है नहीं जुड़ा है, आप जब दिल्ली से हरियाणा की तरफ जीटी रोड से अगर इंटर करते हैं तो कुंडली एक गांव है, सबसे पहला गांव, वहाँ पे कम से कम प्रवासी और ये सब मिलके 2 लाख से अधिक की आबादी, मतलब उनको पीने का पानी तेज़ाब है, वो हरे रंग का पानी आता है। उस पूरे गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनका मेडिकल दवाई का खर्चा 30,000 40,000 ऐसे हो गया है। और वो ग्राउंड वाटर इतना दूषित हो गया है कि जो नल से पानी आता है या ट्यूबवेल से पानी आता है वो तेज़ाब की तरह आता है। रंजन जी, मुझे पता है इस बात का, आप शायद बालगढ़ की बात कर रहे हैं और राई हल्के में ये पड़ता है। और वहाँ का जो बहुत से लोग वहाँ आकर के रहते हैं और वहाँ के हमने जो STP भी और WTP भी हमने वो पास भी कर दिया है, उसके अंदर पैसे मंजूर हो गए हैं। अब टेंडर करा करके उनके पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम स्वच्छ वाटर जो है लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 तरीके से हम पानी देते हैं हरियाणा में, एक तो ट्यूबवेल आधारित और एक जो है वो नहर आधारित। लगभग 48% हम नहर आधारित पानी देते हैं और जो 52% जो एरिया है उसके अंदर ट्यूबवेल आधारित पानी हम देते हैं। हमारे सामने 2 समस्याएं इस टाइम पे है, जहाँ कई जगह तो जैसे मैंने कहा एरिया बताया कि जहाँ पानी ऊपर आ गया और वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर, ऐसे हमने सारे चिन्हित करा लिए। 273 टैंक ऐसे हैं जो उसके अंदर जो मिल गए, जो जिसमें हिसार के ज़िले की बात करूँ तो 65 जो टैंक ऐसे हैं जिसके अंदर ये समस्या है, जो जिसके अंदर मिक्स पानी जो हो रहा है, उसके लिए हमने एक प्रपोजल बना दी है। और इसी तरीके से कई जगह पे जो एरिया जो करनाल का, सोनीपत का, उस साइड का जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो जहाँ ट्यूबवेल आधारित हम पानी दे रहे हैं या कई जगह रेन्यूएबल से हम पानी जो देने का काम कर रहे हैं, जो यमुना से पानी हमारा जाता है, जो मेवात साइड में भी, पलवल साइड के अंदर भी, और वहाँ जो ट्यूबवेल का हम दे रहे हैं वो ज़्यादा डीप चला गया पानी। जब डीप ज़्यादा पानी चला जाता है तो TDS जो बढ़ जाता है। 500 तक जो TDS होता है वो हम अच्छा मानते हैं, वो पानी बढ़िया होता है, पीने लायक होता है। और जहाँ पानी की किल्लत होती है, दिक्कत होती है, इमरजेंसी होती है, तो 2000 TDS तक भी परमिसेबल होता है पानी। उससे ऊपर तो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन जो 500 से जब ऊपर बढ़ गया जहाँ भी, वहाँ हम या तो नहर आधारित करने जा रहे हैं और या फिर दूसरा ट्यूबवेल लगाते हैं, कोई अच्छा सोर्स देखते हैं ताकि पानी हम अच्छा लोगों को दे सकें। इसके साथ जो दूसरा डिपार्टमेंट मेरे पास है वो सड़कों का है। मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही कहा था कि गुणवत्ता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं भी चाहे कोई एजेंसी है काम करने वाली, अगर वो कोई क्वालिटी के अंदर कोई दिक्कत करती है, अगर कोई घटिया क्वालिटी की अगर बनाती है, तो उसके ऊपर हम सख्त एक्शन लेंगे। हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं, हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, हमने एजेंसियों को भी ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि जहां जहां हमारे काम चल रहे हैं, हम हर महीने उनकी क्वालिटी को चेक भी करते हैं। और जो पीने के पानी की जो आप बात करें, हर महीने उसको भी हम लैब में चेक करवाने का काम। ये जिस गांव का जिक्र मैं कर रहा हूँ, एकदम तेजाब आ रहा है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। रंजन जी, मैंने कहा और कई लोगों ने ये किया कि बोर कर करके केमिकल वेस्ट जमीन के अंदर डाल दिया। देखिए, ये हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट देखता है, वो इंडस्ट्री एरिया है और लोग जो है वो इंडस्ट्री एरिया बिना ट्रीटमेंट करे कई बार नीचे डाल देते हैं। वो हमारे संज्ञान में है और हमने उसके ऊपर अभी बोल भी दिया, डिपार्टमेंट को भी बोल दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी वहाँ के जो लोगों को, बालगढ़ के लोग हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हम जल्दी ही जो हमने वो पैसे पास कर दिए हैं, वाटर ट्रीटमेंट के भी हम करेंगे। हमने इंडस्ट्रीज को भी कह दिया कि जो भी ट्रीटमेंट करे बगैर अगर कोई पानी ज़मीन में भी डालता है या नहर के अंदर डालता है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपने एक आखिरी सवाल, समय ज़्यादा हो गया,
आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी में हम रोड पर बहुत सख्त हैं और करप्शन नहीं हो। अभी हाल में मैं रेवाड़ी घूम करके आया और इसी कार्यक्रम में वहाँ के विधायक लक्ष्मण जी भी बैठे थे। वहाँ के लोगों ने कहा कि सड़कें बनती हैं, 15 दिन के अंदर टूट जाती हैं। वहाँ शिकायत हुई है, विधानसभा में भी लिखित शिकायत गई है, सैंपल्स भी गए हैं, सीएम विजिलेंस टीम भी वहाँ से सैंपल ले गई। कार्रवाई के नाम पे अब तक जीरो है, शून्य बटा सन्नाटा। एक बात बता दो रंजन जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी इस टाइप की अगर कोई जो शिकायत आई कि 15 दिन में हो गई तो उसकी हमने पेमेंट नहीं करी, उस एजेंसी से हमने दोबारा बढ़ाने का काम। ये रेवाड़ी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं रेवाड़ी के अंदर मैं पूरे हरियाणा की बात कह रहा हूँ। मेरे मंत्री बनने के बाद हमने जो एक्शन लिए हैं, इसलिए लिए कि अगर कोई भी अधिकारी उनकी अगर पेमेंट कर देगा तो उसका जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और हमने पहले भी एक्शन लिए हैं, लोगों हमने एक्शन को भी, एसडीओ को भी, जेई को भी सस्पेंड भी किया है, चार्जशीट भी किया है। और आज हमने हरपथ ऐप बनाई है और उसके अंदर कोई भी आम नागरिक कहीं से भी कोई खड्डा हो गया हो, कोई सड़क टूट गई हो तो अपनी शिकायत डाल सकता है और 10 दिन के अंदर अंदर हमारे अधिकारी उसको दूर करने का काम करते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रेवाड़ी के इसी कार्यक्रम में जिक्र हुआ और आप मंत्री हैं तो आपसे निवेदन भी है कि एक बार रेवाड़ी में तो आपकी पार्टी के विधायक भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, है ना, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि क्या रेवाड़ी में ये समस्या है नहीं है। बहुत सारी इंक्वायरी, सैम्पलिंग, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं आया और ये वहाँ के लोगों की जबरदस्त वो जो बातचीत हमारी है उस कार्यक्रम की, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। और मैं आपसे बतौर, आप मंत्री हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप रेवाड़ी जरा एक बार इंक्वायरी करें। 100% कार्रवाई होगी अगर ऐसा होगा तो 100%, मतलब जांच के बाद ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये जनरल शिकायत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास नीम के पत्ते और करेले का जूस, और आपको तो उसकी आदत पड़ी गई है, हमारी और आपकी कई मुलाकात हुई है तो कई बार हम लोग तो नीम के पत्ते ठीक भी रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी, जनता जनार्दन के लिए भी। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणवीर गंगवा साहब थे। सवाल करने में कभी भी संकोच मत कीजिए और मैं हर कार्यक्रम में कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, हर कार्यक्रम में बोलूंगा। जब मैं हरियाणा में घूमता हूं तो कई लोग सड़क पे पकड़ लेते हैं, भाई साहब ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कि जब वोट दे रहे थे तो जात के नाम पे वोट दिया था या काम के नाम पे वोट दिया था? और अगर आपके वोट देने में ही अगर खोट है तो फिर अपने नेताओं से काम की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने आएगा फिर उसको भी यह पता होगा कि आप वोट जात के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे देते हैं, तो फिर काम क्यों करना है? इसलिए गलती नेताओं में और सरकार में नहीं है, सुधार हमें अपने अंदर करना होगा और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए अगर अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं तो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके नेता या जनप्रतिनिधि अपने यहाँ कोई कार्यक्रम जलसा होगा उसमें आपको न्योता नहीं देंगे, आप जलेबी अपने घर पे ही खा लीजिएगा, लेकिन इलाके का डेवलपमेंट तो हो जाएगा। ईंट रख कर करके कीचड़ से आपको अपने घर तो नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आदत से लाचार हूँ, बोलता रहूँगा, हर बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा। अगले कार्यक्रम में यानी अगली चौपाल में एक और विधायक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।